हम लोग कंप्यूटर डिवाइसेस का यूज़ मैक्सिमम गणनाएं करने के लिए यूज़ करते हैं और एक कंप्यूटर डिवाइस लाखों ऑपरेशंस एक साथ कर सकता है और ये संभव हो पाता है उसकी सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD की वजह से और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वजह से, जिसको हम लोग DRAM भी बोलते हैं। और ये सारी जो कैलकुलेशन है वो SSD से RAM और CPU पर जा कर के हो पाती है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप देख लीजिए, चाहे वो GPU हो या फिर कोई मोबाइल फ़ोन, उसमें भी RAM का ही यूज़ होता है। GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें भी VRAM का यूज़ होता है। हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर की DRAM और मोबाइल में लगने वाली RAM के बारे में जानने वाले हैं, वो कैसे वर्क करती है। हम लोग माउस और कीबोर्ड के थ्रू कोई भी इनपुट CPU को देते हैं। CPU क्या करता है, उस इनपुट को मशीन लैंग्वेज में चेंज करके RAM के पास भेजता है। RAM जा करके सीधा हार्ड डिस्क से उस डाटा को लेती है, ले करके फिर वो डाटा RAM से होते हुए CPU में आता है। CPU फिर उस मशीन लैंग्वेज को फिर से हमारी ह्यूमन जो हम लोग पढ़ सकते हैं उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मॉनिटर पे दिखाता है, आउटपुट डिवाइस में दिखाता है, ताकि हम लोग उसको आसानी से समझ सकें। ये काम बहुत जल्दी होता है। जैसे कि हम लोग मान लें कि कोई भी डाटा जो है हमारे SSD से होते हुए RAM पे गया, RAM से CPU पे आया, तो डाटा सारा जो है RAM पे लोड होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रीफेच होना, और फिर वहाँ से CPU से होते हुए मॉनिटर पे आता है। तो ये जो डाटा जो ढूंढने वाला काम है वो किसी भी SSD से किसी भी जगह से लिया जा सकता है। अब मान लो कि हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि कोई गेम है, ठीक है, गेम हमें कोई खेलना है, तो गेम की कोई भी फाइल वो क्या होगी, RAM पर आएगी। फिर RAM पे आने के बाद वो डाटा क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। लोड होने पर डाटा गेम का क्या क्या हो सकता है, जैसे कि उसके 3D मॉडल हो सकते हैं, या फिर उसका कोई टेक्सचर, या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी फाइल हो जो हम लोग OBB यूज़ करते हैं ना एंड्रॉयड में, वो ठीक है। अब RAM जो है ये सारा काम RAM कुछ नैनो सेकंड कर देती है, और रिक्वायरमेंट इसकी गेम की क्या थी, 8 GB मेमोरी होनी चाहिए और एक लगभग 12 GB तक स्टोरेज होनी चाहिए। अब अगर ये डायरेक्ट काम अगर हम लोग हार्ड डिस्क से करें तो बहुत स्लो होगा, ठीक है ना। तो अब ये प्रोसेस कैसे हुआ, सेम वही प्रोसेस क्या हुआ, हमने देखा ना कि डाटा जो है SSD से होते हुए RAM पर आया, फिर RAM से फिर CPU पे गया, फिर हमें मॉनिटर पे दिखाई दिया। और यही जो काम है ये कैसे हुआ, इसमें जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं ना, इनसे ही हुआ। अब ये सेल में जो है रीड और राइट दोनों जल्दी से हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर सेल के अंदर अगर हम लोग देखें इसका स्ट्रक्चर में, तो एक छोटा सा क्या होता है, कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर में 1 बाइट एक कैपेसिटर में स्टोर होती है। ओके, तो इसी तरीके से जो सारा प्रोसेस है इसका रीड एंड राइट वाला, सेम जो अनदर डिवाइसेस हैं या फिर फ़ोन हो गया है, जो GPU हो गए, दोनों में सेम तरीके से ही हो पाता है। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सबसे फास्ट RAM कौन सी है, तो सबसे फास्ट RAM है LPDDR5X, और ओल्ड वर्जन है DDR5, DDR4, DDR3, DDR2 और DDR, ठीक है। अब जो RAM है LPDDR5 की अगर बात करें तो वो जो अपना काम है सिर्फ 17 नैनो सेकंड में कर लेती है। 17 नैनो सेकंड यानी 1 फुट लाइट 1 नैनो सेकंड में चली जाती है, यानी 17 नैनो सेकंड में पूरा रूम क्रॉस कर जाएगी। जब 17 नैनो सेकंड पूरा रूम क्रॉस कर सकती है तो हम लोग कितनी तेज़ स्पीड होगी। तो इसी तरीके से अगर हम लोग RAM के जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करें, तो अब RAM का जो वर्क है ना, उसमें जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं वो एक RAM चिप में, मतलब कि अगर 2 GB RAM हम लोग ले लें, 2 GB RAM की डाई अगर लें, तो उसमें पूरी 8 क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, या फिर बैंक ग्रुप बोल सकते हो उनको, और उसमें पूरी 32 बैंक्स होती हैं। और इस एक उसकी बैंक में पूरे 65,536 सेल होती हैं, और अगर हम लोग इसमें हॉरिजॉन्टली देखें तो 8,192 सेल होती हैं। तो समझ लो कितना डाटा एक सेल में आ पा रहा है। तो इसी तरह से जितनी GB की RAM होगी उतना ज़्यादा डाटा आ पाएगा। और RAM की जो सेल्स होती हैं, मतलब कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या है कि
इन और आउट, रीड एंड राइट वाला काम दोनों हो जाता है। जो LPDDR5 है उसका जो है वोल्टेज कितना यूज करती है 1.1, LPDDR4 उसी जगह पे 1.2 वोल्ट यूज़ करती है। इसी तरह से प्रीवियस ईयर में आप देख पा रहे हो ज़्यादा वोल्टेज यूज़ करते हैं, तो जितना लेटेस्ट वर्जन होगा उतना वोल्टेज कम होगा, हमारी लाइट कम लगेगी, मतलब कि हम लोग लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी भी कम लगने वाली है। ओके, तो LPDDR में जो इसका स्ट्रक्चर है, आपको अभी हमने कैपेसिटर दिखाया था ना, उसमें जो है 1 बाइनरी का यूज़ करने के लिए हमें 1.1 या 1.4 वोल्टेज तक हायर चाहिए होता है, जैसे कि 1 आता है या फिर उससे लो जाएगा तो 0। ठीक है, इसी तरीके से इसमें जो बैंक ग्रुप कितने हैं, 8 बैंक ग्रुप हैं और 32 बैंक्स हैं। ओके, इसी तरह से 2 की पावर पे ही चलता है, आप देख पा रहे हो साइड में मैंने ग्राफ बना दिया है। और उसके बाद अगर देखें तो एक जो सेल है, ये जो है अगर छोटा होगा, जो ट्रांजिस्टर साइज है इसका छोटा कर दिया गया है ताकि लाइट कम लगे और जल्दी फास्ट हो सके, तो रिफ्रेशिंग जो सिस्टम है इसका काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, कि वो जल्दी से जल्दी कोई भी मिलियंस में रिक्वेस्ट हो, कितने भी मिलियंस में रिक्वेस्ट हो, कुछ सेकंड में सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, और रिफ्रेशिंग जो टाइम है बिल्कुल फास्ट 16 मतलब रिफ्रेश पर सेकंड हो पाते हैं, इतनी जल्दी काम होता है इसका। ठीक है, इतने अगर काम एक साथ हो पाएंगे तो रैम और ज़्यादा फास्ट और अच्छी हो पाएगी। ठीक है, इसमें जो भी है, कोई भी अर्थमेटिक हो या डाटा ट्रांसफ़र, कुछ सेकंड में बस जितना मन हो उतना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, अब किस लिए इतना डाटा ट्रांसफ़र चाहिए, क्योंकि हम लोग जो अगर गेम वगैरह खेल रहे हैं ये फास्ट क्यों होना चाहिए, तो उसके जो एनिमेशन है वो हो गया। ठीक है, उसमें जो ग्रासेस वगैरह जैसे यूज़ की गई हैं, पेड़ पौधे यूज़ किए गए हैं, या फिर जो पीछे वाला जो इन्वायरमेंट है पूरा, जैसे धुआं ये नहीं जल हो रहा है इस टाइप का, ये सारा रैम के थ्रू ही होता है। ये इन्वायरमेंट सारा इसी में रैम पे ही आता है, इसी वजह से ये सारे प्रोसेस रैम के थ्रू होंगे, तो ये फास्ट होना चाहिए। ठीक है, और जब फ़ोन में रैम का यूज़ किया गया ना, तो उसमें फ़ोन में रैम को नाम दिया गया लो पावर डबल डाटा रेट, DRAM, यानी LPDDR। और LPDDR के कई वर्जन आए, LPDDR1, LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4, लेटेस्ट में चल रहा है LPDDR5 और LPDDR5X, जिसका चार्ट मैंने बना दिया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिसमें डाटा ट्रांसफ़र और सप्लाई वोल्टेज में कंपैरिजन आपको आसानी समझ में आ रहा है। जितना भी रैम का वोल्टेज कम होगा, रैम उतनी फास्ट काम करेगी और आपकी फ़ोन की बैटरी भी कम लगेगी। मतलब कि आप कम से कम बैटरी वाला फ़ोन लेते हो तो वो भी ज़्यादा फ़ोन वाली बैटरी की तरह परफॉर्म करेगा। तो इस वीडियो का मेन कंक्लूजन ये है कि आप कोई कंप्यूटर या फ़ोन लेने वाले हैं तो उसमें ये नहीं देखना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा रैम होनी चाहिए, आपको ये ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रैम के साथ साथ रैम का लेटेस्ट वर्जन भी हो, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है मच बेटर हो सके अदर फ़ोन की रैम के अपेक्षा। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी और भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि वो भी इस जानकारी को पा सकें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।